हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर की हमारी स्टॉक मार्केट सीरीज पे ये आ गया वीडियो नंबर 7 और इस वीडियो में मैं आपको कन्विंस कर दूंगा ऑलमोस्ट कि क्यों आपको ज़्यादातर स्टॉक रिकमेंडेशंस को भूलना चाहिए ना। अगर आप एक सच्चे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको अधिकतर स्टॉक्स को जो आप सुनते हो अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों से, अपने पापा से, अपने चाचा से, या फिर इवन फ्रॉम द इडियट बॉक्स विच इज टीवी, कहीं से भी सुनते हो, कोई भी ब्लॉग से पढ़ते हो, ज्यादातर स्टॉक्स को आपको कहना चाहिए नो। क्यों कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, हम इस वीडियो में सब कवर करेंगे। योर जर्नी फ्रॉम वाई टू हाउ, कैसे करेंगे, किस चीज के बारे में बात करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो कि या तो आपके दोस्त हैं, या तो आपके ब्रोकर्स हैं, या फिर आपके इर्द गिर्द रिलेटिव्स हैं। आपको फोन करेंगे और बोलेंगे भाई जी ये पर्टिकुलर शेयर है, ले लीजिए, इसमें बहुत जबरदस्त तेजी आने वाली है, एक ही महीने में इसमें 30% 40% बढ़ोतरी आने वाली है, खरीद लीजिए, मेरे हिसाब से आपको खरीदना चाहिए। अब वो आपको हमेशा ऐसी राय जरूर देंगे जब वो कहेंगे कि भाई मेरे राय में ये खरीद लीजिए। आपको करना क्या है अगर ऐसा कोई रिकमेंडेशन आए तो मैं बता दूं, आपको बोलना है नो। यू हैव टू जस्ट से नो। ऐसे कोई भी लुभावने कॉल्स आए, ऐसे कोई भी लुभावने रिकमेंडेशंस आए, आपको उनको ना बोलना है। इनफैक्ट अगर टीवी पे या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन पे, अगर यूट्यूब पे भी मैं भी कभी बोलूं, कोई भी स्टॉक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन स्टॉक्स में बहुत पैसे बनेंगे वगैरह वगैरह, चाहे जितना भी हम ज्ञान दें, आपको कहना है ना। इधर भी आपको कहना है ना। तो आप डेफिनेटली यही सोचे होंगे, भैया आप बोल तो रहे हो कि ना कहना है, अधिकतर को कहना है, पर क्यों कहना है, वाई शुड वी से नो। सिर्फ आपके कहने पे थोड़ी ना कह देंगे ना। तो इसके लिए ऑब्वियसली मैं आपको दो बातें से कन्विंस करना चाहूंगा कि क्यों आपको ना बोलना चाहिए। पहली बात यह कि मास्टर्स भी यही काम करते हैं। जी हाँ, जितने भी लोग जो दिग्गज हैं स्टॉक मार्केट में, बेहतरीन पैसा बनाए, वो अधिकतर शेयरों को वो भी ना बोलते हैं। अगर आप उनको कुछ रेकमेंड करोगे, डोंट लिसन टू इट। साथ ही साथ मैं अपनी रिसर्च एज यूजुअल करके लेके आया हूं आपके लिए। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव रिसर्च्ड, और उसके ऊपर मैं क्वेश्चन राउंड हमेशा की तरह मैं करूंगा, सो दैट आपको भी पता तो चले कि इंडिया में क्या हकीकत है हमारे स्टॉक मार्केट की। तो उसी चीज को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन है ऐसे इन्वेस्टर्स जो ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। तो भाई हमारे सबके प्रिय, सबके चहीते, सबके मैं कह सकता हूं रोल मॉडल, वॉरेन बफेट साहब। जी हाँ, ये भी ज्यादातर स्टॉक्स को ना बोलते हैं। इनको अगर कोई भी रिकमेंडेशन आए, कोई भी स्टॉक का नाम आए, ऐसे से एकदम हमारे जैसे बावरे नहीं हो जाते कि चलो लेते हैं, अभी का भी लेते हैं। नहीं भाई, इनको बहुत काम है, इनको पता है, इन्होंने दुनिया देखी है, इन्होंने बहुत समय स्पेंड किया स्टॉक मार्केट में। इन्हें भी पता है कि अधिकतर शेयरों को ना बोलने में ही भलाई है, उनको हाँ बोलने का कोई पॉइंट नहीं है। अब आप कहेंगे भैया सच में ऐसा है, मैं बोलूँगा हाँ ऐसा ही है। द वॉरेन बफेट वे में किताब जो है हमारी, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ, और भी मैंने कई जगह पढ़ा है वॉरेन बफेट साहब के बारे में, कि अधिकतर शेयर्स इनको लुभावने नहीं लगते। ये 2 मिनट के अंदर बता देते हैं कि वो उस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, वर्क करेंगे, या फिर सिरे से ही खारिज कर देते हैं। 2 मिनट के अंदर ये बता देते हैं कि उनको इसको नो बोलना चाहिए कि कैसे नहीं बोलना चाहिए। मतलब ये अपने आप में एक बेहतरीन बात है कि कैसे ये नो बोल देते हैं, और वो भी 2 मिनट में। उसका अगर मैं बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करूं, जितना मैं उनको जानता हूं, तो वो नो बोलने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है इनकी जबरदस्त प्रैक्टिसेस। अगर इन वॉरेन बफेट साहब की प्रैक्टिसेस की बात करें तो ऐसे तो बहुत कुछ लिखा है इनके बारे में, बट मुझे इनकी 3 सबसे बेहतरीन प्रैक्टिसेस जो लगती है वो मैं लिख के लाया हूं आपके लिए। नंबर 1, ये कोई भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते जो कि इनके हिसाब से हाई क्वालिटी कंपनी नहीं है। अब आप कहेंगे भैया हाई क्वालिटी कंपनी क्या है? तो देखो, इनका खुद का एक डेफिनेशन है ऑफ अ गुड फ्रेंचाइज। ये कहते हैं कोई भी कंपनी बेहतरीन कंपनी तब होगी जब वो अपने सेक्टर में राजा है, यानी कि उसके पास में प्राइसिंग पावर है। एग्जांपल देने के लिए, अगर हम इंडियन टेलीकॉम मार्केट की बात करें तो मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पाता हूं, इंडियन टेलीकॉम मार्केट में एज ऑफ नाउ प्राइसिंग पावर किसी के पास में भी नहीं है, नॉट इवन रिलायंस जियो। मैं आपको समझाता हूं कैसे। बहुत ही एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है ये। हर थोड़े दिन में मार्केट शेयर इधर से उधर टहलता रहता है, घूमता रहता है। कल को अगर रिलायंस जियो को अभिमान हो जाए इस बात का कि मैं ही हूं इस इंडस्ट्री का राजा, और वो अपने टैरिफ्स बढ़ाए, आपको नहीं लगता कि ज्यादातर लोग कम टैरिफ्स की तरफ आकर्षित होंगे? मे बी एयरटेल या फिर वोडाफोन में स्विच करने लगेंगे। मैं बात कर रहा हूं एक सब्सटैंशियल इंक्रीज का।
यानी कि इवन इफ यहां पे रिलायंस जियो जिसके पास बेशुमार रिसोर्सेज है, वो भी अगर चाहे तो भी टैरिफ नहीं बढ़ा सकता, उसके पास में भी मेरे हिसाब से कोई प्राइसिंग पावर नहीं है। द सेम गोज विथ एयरटेल एज वेल एज वोडाफोन, उनकी तो हालत और भी खराब है, उनके पास तो है ही नहीं जरा सी भी प्राइसिंग पावर। तो अगर आपको लगता है कि प्राइसिंग पावर तो भाई तीनों में किसी के भी पास नहीं है, तो आपको टेलीकॉम सेक्टर से दूर रहना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है। बट वहीं पे अगर आपको लगता है नहीं, रिलायंस जियो अब सिर्फ टेलीकॉम तक सीमित नहीं है, कई और नए नए वेंचर्स हैं जिसमें रिलायंस जियो आ रहा है, सो रिलायंस जियो के पास में प्राइसिंग पावर बहुत तगड़ी हो जाएगी, ये इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो रिलायंस जियो इज अ गुड कंटेस्टेंट। यानी कि वॉरेन बफेट साहब के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है प्राइसिंग पावर। तो ये प्राइसिंग पावर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, ये किसी भी कंपनी को हाई वैल्यूएशन पे नहीं खरीदते, रीजनेबल प्राइसेस पे खरीदते, उस पर हम चर्चा कभी बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ ए कंपनी में। तो इन्होंने क्लियर कट बोला हुआ है कि मैं किसी भी एरी गैरी नत्थु गैरी कंपनी में हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, अनलेस अ कंपनी हैज प्रूवन इट्स क्रेडिबिलिटी, अनलेस अ कंपनी हैज प्रूवन इट्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ट्रैक रिकॉर्ड, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। सो अच्छा प्रिंसिपल है एंड आप सबको भी ये ट्राई करना चाहिए फॉलो करने का। नेक्स्ट अप है, अब एक अच्छा एग्जाम्पल भी दे देता हूं। अगर आप फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से जाएं कि मैं सिर्फ उन कंपनियों में हाथ लगाऊंगा जो हाई क्वालिटी कंपनीज है, तो आज आप प्रण लीजिए एक जलती मशाल के ऊपर हाथ रख करके कि यस बैंक जैसी कंपनियों में, आईडीबीआई बैंक जैसी कंपनियों में आप हाथ नहीं लगाएंगे। इन कंपनियों की ट्रैक रिकॉर्ड है कि इनके एनपीएस बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ इन्होंने कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं बनाए, लॉस मेकिंग कंपनीज है, एंड ऐसा कुछ फोर्सिएबल फ्यूचर भी नहीं दिखता कि ये बहुत ज्यादा अच्छा करने वाली है। तो इवन इफ लोग बोले कि नहीं भाई इन सब बैंक्स के पीछे गवर्नमेंट का हाथ आ गया, ये वो आ गया, पर अगर आपको लगता है नहीं अभी तक इन कंपनियों ने अपना कभी भी क्वालिटी मार्केट को दिखाया नहीं, तो आपको ऐसी कंपनियों में अपने हिसाब से कोई रॉबिन हुड वाली काम नहीं करने चाहिए, दूर रहना चाहिए। जिस दिन ये क्वालिटी हो जाएंगी तब हाथ लगाएंगे। सो ये है वॉरेन बफेट साहब का पहला प्रिंसिपल, मेरे हिसाब से आप इससे कुछ सीखेंगे जरूर। नंबर 2, ये सिर्फ उन कंपनियों में हाथ लगाते हैं जिसको ये समझते हैं। जाहिर सी बात है ये भी काफी सारा नो बोलने में इनको हेल्प करता है। कैसे, मैं बताता हूं। अगर इनको आकर के कोई बोलेगा टेक्नोलॉजी कंपनीज में पैसा लगाइए, शुरुआत के कुछ साल तो ये लगाते भी नहीं थे, सिर्फ इस कारण से कि भाई मुझे टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आती। वेल सच बताऊं, अधिकतर लोगों को नहीं समझ में आती। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मुझे शायद कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे एकदम भी नहीं समझ में आते, मैं उनसे दूर रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे केमिकल सेक्टर नहीं समझ में आता, मैं कोई भी केमिकल स्टॉक को हाँ नहीं बोलूंगा। अगर मुझे सपोज कीजिए एनबीएफसी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कैसे ऑपरेट करती है, क्या मैकेनिज्म है, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा। मुझे अगर और कोई जैसे कोल है या फिर स्टील है, कोई ऐसी अगर हैवी इंडस्ट्रीज की बात करें, इनमें भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा अगर मुझे आइडिया नहीं होगा तो अगर आप वॉरेन बफेट साहब की इस प्रिंसिपल को भी फॉलो करें तो भी चांस हाई है कि आप ज्यादातर कंपनियों को ना ही बोलेंगे। नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं ये समझाऊंगा ये वाला पॉइंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। वॉरेन बफेट साहब सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसे लगाते हैं जिन कंपनियों ने हिस्टोरिकली ये प्रूव किया है कि वो जबरदस्त कंपनियां रही हैं और स्टॉक होल्डर्स के लिए जबरदस्त पैसे बना करके दी है। यानी कंपनीज विथ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सुपीरियर परफॉर्मेंस, दे ओनली गो आफ्टर दो शेयर्स, या फिर ये और चार्ली मंगर साहब दोनों ही ऐसे ही शेयर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। यानी कि ऐसे कंपनियों को ढूंढना जिन्होंने पास्ट में भी अपने शेयर होल्डर्स को जबरदस्त पैसे बना के दिए हैं। अब ये कहां काम आएगा थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको। सो ये तो रहे अपने वॉरेन बफेट साहब के सारे रिसर्च और या उनके प्रिंसिपल्स। अब बात आती है मेरी रिसर्च की। मैं आपके लिए क्या रिसर्च करके लाया हूं? वेल, किया तो बहुत कुछ है, लेकिन आपसे ही क्वेश्चन करूंगा सो दैट आप इंट्यूटिवली फील करें कि ओके ऐसा है इंडिया में, ऐसा है हमारा स्टॉक मार्केट। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आपको क्या लगता है इंडिया में कितनी % कंपनियां ऐसी है जो 4% पर एनम, मात्र 4% पर एनम या फिर उससे अधिक रिटर्न दी है इन द लास्ट 5 ईयर्स? आज से ठीक 5 साल पहले तक कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने 4% या उससे ज्यादा रिटर्न इंडिया में दिया है अपने इन्वेस्टर्स को? ये मेरा क्वेश्चन है। आप पूछेंगे भैया 4% क्यों लिया आपने नंबर? ऐसे ले लिया, इन्फ्लेशन अज्यूम कर लिया 4% है इंडिया में, तो 4% अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को बीट करने वाली कितनी कंपनियां हैं? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है मेरा। एक गेस कीजिए, आप गेस कीजिए एक छोटा सा नंबर, कुछ भी। अब ऑब्वियसली आपका गेस मैच नहीं होगा, बट मैं आपको हकीकत बता देता हूं। इंडिया में सिर्फ 26% ऐसे शेयर्स हैं, यानी कि 3723 मैंने एक्टिवली लिस्टेड कंपनीज का पूरा लिस्ट निकाला, उसमें से सिर्फ 965 ऐसी कंपनियां निकली जिन्होंने इंडिया में 4% या फिर उससे अधिक रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को इन लास्ट 5 ईयर्स। यार ये बड़ा चौंकाने वाला बात है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं
कि लगभग 3/4 कंपनियां ऐसी है जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती। मतलब ये तो हद हो रही है। और 1/4 कंपनीज ही हैं ऐसी जिन्होंने लास्ट 5 साल में इन्वेस्टर्स को कम से कम इन्फ्लेशन जितना पैसा तो बना के दिया ही है। तो ये इटसेल्फ बहुत है आपको ये समझाने के लिए कि ज्यादातर कंपनियों को आपको ना बोलना चाहिए, क्योंकि 3/4 तो ऐसी हैं जो आपके काम की नहीं, 1/4 शायद आपके काम की है। तो आपको ज्यादा क्या बोलना चाहिए, हाँ कि ना। शायद आप अभी भी नहीं समझे, शायद आप आज भी किसी की बातों में आ जाएंगे, शायद आपके पापा या चाचा कोई एक शेयर डिस्कस कर रहे होंगे सुबह और आप उसे दोपहर तक खरीद लेंगे। शायद हो सकता है न्यूज चैनल में कोई शेयर को कवर करे, आप एक्साइटेड होकर के उसको खरीद लें। ऐसा आप शायद अभी और भी करेंगे। तो क्वेश्चन मैं दूसरा पेश करता हूं आपके सामने। आपको क्या लगता है अगर 4 नहीं मुझे 7% चाहिए, कम से कम एफडी जितना तो दो भैया। हालांकि आजकल एफडी भी 7% नहीं देती, पर अगर हम 7% की एम करें तो कितनी परसेंट कंपनियां होंगी इंडिया में? ऑब्वियसली लेस देन 26 होंगी। तो मैं ज्यादा आपके सामने नहीं रखूंगा कोई भी मिस्ट्री, बता देता हूं 21% कंपनियां हैं इंडिया में, यानी कि 3723 में से 800 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इंडिया में 7% या फिर उससे अधिक रिटर्न दिए लास्ट 5 ईयर्स में। लेकिन यार 7 भी मेरे लिए तो बहुत नहीं है, इनफैक्ट आपके लिए भी बहुत नहीं है। 7 बहुत कम है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो रिस्क है उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा बनता है। कितना ज्यादा? 12% चलेगा आपको? मुझे ये बताइए इंडिया में आपको क्या लगता है कितनी परसेंट ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्टर्स को 12% या उससे अधिक रिटर्न्स बना के दिया? Obviously, number will be less than 21%. The result is only 16% companies. Again, सिर्फ 590 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 12% का रिटर्न दिया है, सिर्फ 16% कंपनी। यानी कि अब हमारा क्राइटेरिया 5/6 एंड 1/6 हो चुका है। हर 6 में से 5 कंपनियां ऐसी हैं जो आपको 12% से कम रिटर्न बना के देगी, और हर 6 में से सिर्फ एक कंपनी है जो आपको इतने रिटर्न देगी। तो ये अब एक्साइटिंग होते जा रहा है। लेकिन मैं और एक्साइटिंग करूंगा, मुझे 5 साल नहीं, मुझे 10 साल का भी डेटा चाहिए। मुझे चाहिए ऐसी कंपनियां, या मैं जानना चाहता हूं ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ 5 साल में बल्कि 10 साल की एवरेज में भी इंडिया में अपने शेयर होल्डर्स को हिस्टोरिकली 12% का रिटर्न दिया हो। अब ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5 साल में कंपनियां रिटर्न दे देती होंगी, पर 10 साल इज अ बिग टर्म। कोई कंपनी अगर 10 साल तक आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे तो वॉरेन बफेट का तीसरा प्रिंसिपल हमारे सामने आता है। और उसी चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें ये सर्च करनी ही चाहिए कि हाँ भाई 5 साल और 10 साल में कौन रहे हैं आउट परफॉर्मेंस, जरा सामने आइए। तो आ गए हमारे सामने सिर्फ 7% कंपनियां हैं इंडिया में जिन्होंने ये क्राइटेरिया मीट किया, यानी कि 12% या फिर उससे अधिक रिटर्न दिया इन लास्ट 5 एंड 10 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। लेकिन मैं 12 से भी खुश नहीं हूं भाई। मैं तो हूं एक वाइज इन्वेस्टर, मैं तो हूं एक ट्रू इन्वेस्टर, मुझे बनना है एक जबरदस्त इन्वेस्टर। मैं भैया 12 में खुश नहीं हूं, मुझे 20 कुछ चाहिए। तो भैया बताइए 20% कितनी कंपनियां दी? ये रहा आपके सामने डेटा। इंडिया में सिर्फ 3% कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में एंड इनफैक्ट लास्ट 10 ईयर्स में, दोनों ही क्राइटेरिया में, अपने शेयर होल्डर्स को 20% की एवरेज में रिटर्न्स दिए हैं। ऑब्वियसली जब मैं आपको बोलता हूं 20% पर एनम, आप ये मत समझना हर साल 20-20 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। कभी शेयर चलेगा कभी नहीं चलेगा, बट ऑन एन एवरेज आपको 20% का रिटर्न मिलेगा शेयर्स पे। अगर ऐसी कंपनियों को हम हिस्टोरिकली देखें तो कितनी कंपनियां हैं? सिर्फ 3% इंडिया में कंपनियां, यानी कि 102 कंपनियां। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि भैया आप तो हिस्ट्री की बात कर रहे हो, फ्यूचर बताओ हमें। आप बोल रहे हो हिस्ट्री, आप बोल रहे हो फ्यूचर नहीं। आप तो उन कंपनियों को टटोल के ला रहे हो ना जिन्होंने ऐसा किया है। हमें बताइए ऐसी कंपनियां जो आगे करेंगी। तो आप बेसिकली ये जानना चाह रहे हो कि भैया हम ना तो बोल देंगे, पर कैसे बोले, किनको बोले, ये भी जरा समझाओ। क्या हर कंपनी को ना बोले फिर? ये भी जरा समझाओ। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन वाई से अब चेंज होकर के हो चुका है हाउ। तो इसका जवाब सच बताऊं तो बहुत डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन का जवाब देना कि कौन से शेयर को हाँ बोलना है कौन से शेयर को ना बोलना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा क्या, मैं कहूंगा बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं भी जिन कंपनियों को ढूंढ करके लेके आया वो सब हिस्टोरिकली आपको बताती हैं कि अच्छे किए कि नहीं किए, फ्यूचर में क्या अच्छा करेगी क्या नहीं करेगी पता नहीं। बट वहीं पे मुझे एक हाथ लगा हिंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हिंट है वॉरेन बफेट साहब की तरफ से। वॉरेन बफेट साहब की जितनी भी प्रिंसिपल्स मैंने पढ़ी है, जितनी भी किताबें मैंने उनके बारे में पढ़ी है, जितने भी इंटरव्यूज उनके बारे में मैंने देखे हैं, सब में एक चीज मुझे कॉमन लगी, और वो कॉमन चीज है दैट ही always goes after stocks with long history of superior performance। अब इस बात की गहराई में उतरिए।
ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों में हाथ लगाते हैं जो कंपनियों का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त परफॉर्मेंस का रहा है, यानी कि उन कंपनियों ने जबरदस्त पैसे बना के दिए शेयर होल्डर को, तभी ये उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। यानी कि हिस्ट्री को देखना बहुत जरूरी है। यानी कि एक शेयर ने पिछले 5 साल 10 साल में कैसा किया ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चल सकता है कि फ्यूचर में ये शेयर कैसा करेगा। ऑब्वियसली मैं ये बात आपके सामने नहीं रख रहा हूं कि जो कुछ भी पास्ट में चला सब कुछ फ्यूचर में चलेगा, ऐसा नहीं होगा, सब जानते हैं इस बात को। पास्ट डज नॉट गारंटी फ्यूचर, बट शायद हम शुरुआत तो कर सकते हैं, और अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें एक नई क्वेस्ट अब शुरू करनी होगी। मैं जानता हूं अभी हमारा सीरीज 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन सीरीज 1 को एक हाई नोट पे, एक हाई एंड पे हम खत्म करेंगे। और वो खत्म कैसे होगा? ये सीरीज हमारी खत्म होगी अगर हम इन 2 चीजों का पता कर पाए। पहला, इंडिया के सबसे बर्बाद शेयर्स, यानी कि ऐसे शेयर्स जो कि बहुत ही गजब बड़े शेयर्स थे, ब्लू चिप शेयर्स कहते थे उनको, ब्लू चिप, लेकिन उसके बावजूद इन कंपनियों ने शेयर होल्डर्स के पैसे डुबाए, नहीं बना के दिए। यानी कि शेयर होल्डर्स ने इन कंपनियों को 10-10 साल तक होल्ड किया लेकिन पैसा नहीं बना पाए। जिस तरह वर्स्ट कंपनी ढूंढनी है उस तरह बेस्ट कंपनीज भी ढूंढनी है। अगर हम ये ढूंढ पाए कि कौन सी कंपनियों ने पिछले 1 दशक में खराब किया और कौन सी कंपनियों ने पिछले 1 दशक में बहुत बढ़िया किया, तो शायद हमारे दिमाग में एक कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगी कि कौन से शेयर्स अच्छे होते हैं, कौन से शेयर्स बुरे होते हैं। आफ्टर ऑल आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 ही चीज सिखा रहा हूं। नंबर 1, ऑलवेज से नो। पहले नो बोलने की आदत डालिए, क्योंकि अधिकतर शेयर्स नो बोलने लायक ही हैं। और दूसरी बात है कि आपको अगर हाँ बोलना भी है तो पहले जाकर के उस कंपनी के बारे में चेक कीजिए कि ये कंपनी ने पास्ट में कैसा किया। अगर आपको लगता है कंपनी ने पास्ट में अच्छा नहीं किया तो थोड़ा शक से ही देखना चाहिए। मेरे ख्याल से आप प्राइमा फेसी नो भी बोल सकते हैं। अगर आपको जानना है आगे के वीडियोस में कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया में पास्ट में बहुत खराब की, यानी कि मेरे इंडियाज वर्स्ट लिस्ट में फॉल करती है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करें, जो कि होगा हमारा वीडियो नंबर 8, सीजन नंबर 1 वीडियो नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियाज वर्स्ट स्टॉक। ऑब्वियसली यू कैन सी कि हमने अपनी थीम को थोड़ा डार्क कर लिया है, हमने अपनी थीम को थोड़ा सा चेंज किया है, एंड नाउ दिस इज मोर ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड दैन फैक्ट ओरिएंटेड या थ्योरी ओरिएंटेड। अब मैं सच में ऐसी चीजें आपके सामने लाने वाला हूं जिसको मैंने पिछले 5 साल 6 साल की रिसर्च में डिस्कवर किया है, और मेरे हिसाब से आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप भी एक बेहतरीन इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो में मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो में अपना प्यार जरूर दिखाएं। अगर आपको लगता है आज का वीडियो एक इशारा आपको देकर के गया, ओके गौरव भैया ने इनडायरेक्टली हमें कुछ तो समझाया है आज के इस वीडियो में, तो जरूर से आज के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो कि आप हमेशा करते हैं, लेकिन प्लीज आज के दिन पे कम से कम कमेंट भी करें कि इस वीडियो में क्या आपको मेरा इशारा समझ में आया, क्या आपको लगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कभी कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, बट फिर भी बहुत कुछ बोल जाऊंगा। अगर आपको समझ में आया कि ओके गौरव भैया ने ना बोलने को तो बोला है और कुछ देखने को बोला है, वो क्या बोला है, अगर आपको समझ में आया जरूर से कमेंट में मुझे कहिएगा, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप कहाँ हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में जुड़े रहें, इस सीरीज के साथ प्यार बरसाते रहें। सो दैट्स इट, मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में और उसमें करेंगे बहुत बेहतरीन बातें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेहत बनाएं और तरक्की करते रहें। जय हिंद।